us to identify trading opportunities on charts. So first of all, we need to understand what exactly is technical analysis. Just 1 minute. Okay, so let us first see what technical analysis is. See, as we all know, there are two type of analysis that we can do related to stock market. दो टाइप के एनालिसिस कर सकते हैं. तो एक तो होता है कि we do fundamental analysis और दूसरा है हमारा टेक्निकल एनालिसिस. अब दोनों में डिफरेंसेस इस तरीके से है कि फंडामेंटल एनालिसिस में एनालिस्ट लोग उस कंपनी का बैलेंस शीट स्टडी करते हैं. They look at the historical profitability of the company for at least 5 years. They look at each and every variables in the balance sheet कि उनका sales कैसा है, उनका revenue कैसे grow हो रहा है, what is the methodology on which the company is working, कौन से मेथड पर काम कर रही है, उनका विजन क्या है, उनका टारगेट क्या है. और वो एनालिस्ट लोग जाकर फिजिकली कंपनी के सीईओ से उनके मैनेजर से मिलते हैं, लाइक मैनेजमेंट से मिलते हैं, एंड लाइक टू ब्रिंग एवरीथिंग ऑन पेपर. ओके, अब फंडामेंटल एनालिसिस में कोई भी स्टॉक जब उनको पकड़ के आता है ये सब वेरिएबल को एनालिसिस करने के बाद, देन दे सजेस्ट कि हाँ ये स्टॉक में हम एंट्री कर सकते हैं और इसका टारगेट जा सकता है आने वाले 6 महीने में, 1 साल में, 3 महीने में. तो ऐसे करके होता है. ओके, पर फंडामेंटल एनालिसिस में ये होता है कि हमने एनालिसिस करके उसमें कॉल तो जनरेट कर दी कि चलो ये स्टॉक को बाय करो. अब बाय हमने कर लिया. अब कुछ रीजन की वजह से लेट्स से वो कंपनी के प्राइसेस गिर रहे हैं. अब जब कंपनी के प्राइसेस गिर रहे हैं तो उस टाइम पर वी डोंट एग्जिट. ओके, हमारा यही स्टोरी लाइन रहता है कि नहीं, कंपनी के फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं और हमने इसको ये लेवल पर खरीदा है और हम ये टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ समथिंग कॉल्ड स्टॉप लॉसेस इन फंडामेंटल एनालिसिस. वो कंपनी की ग्रोथ देखते हैं, कंपनी के फंडामेंटल वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं और उसके हिसाब से दे इन्वेस्ट. ओके, ना उसमें भी ऐसा 100% गारंटी नहीं है कि वो टारगेट अचीव हो ही जाता है. ओके, तो उसमें भी कुछ टाइम तक वेट करना पड़ता है. कभी कभी उसके अंदर जो भी लाइक ट्रेड्स लेते हैं वो अपने इमोशंस में आके वो स्टॉक को निकाल देते हैं अगर वो नीचे जा रहा है. राइट, तो वो फंडामेंटल एनालिसिस के अपने प्रॉस है, अपने कॉन्स है. ओके, अब आते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर. तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम कंपनी के डेटा को स्टडी करते हैं. अब डेटा, कौन से डेटा को स्टडी करते हैं, उसके ट्रेडिंग डेटा को स्टडी करते हैं, ना कि बैलेंस शीट वगैरह. अब जो भी ट्रेडिंग डेटा होता है वो हमें अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स. आप कोई भी कंपनी के चार्ट्स उठा के देख लीजिए तो उसमें राइट फ्रॉम इंसेप्शन, जब से वो कंपनी शुरू हुई है ट्रेडिंग के लिए, आपको उसके चार्ट्स मिलेंगे. ओके, और वो चार्ट्स में आपको उनके क्लोजिंग प्राइसेस मिलेंगी कि कौन से भाव पर वो उस दिन क्लोज हुआ था. क्लोजिंग के साथ साथ आपको 3 वैल्यूज और मिलती है कि क्या भाव पे ओपन हुआ था वो स्टॉक, क्या भाव उसने हाई बनाया था और क्या भाव पे उसने लो बनाया था. तो ये 4 वैल्यूज आपको मिलती है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज. ओके, कोई भी कंपनी के चार्ट पर. अब वो चार्ट कैसे देखें हम, तो वो देखने के लिए हम चलो इसमें लॉग इन कर लेते हैं अपने वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म पे trade.angelbroking.com पे. ओके, तो
यहाँ पर हम लॉग इन करते हैं। तो हम मार्केट्स में जाते हैं, मार्केट्स में हमें वॉच लिस्ट मिलता है और मैंने यहाँ पर इन्फी को क्लिक किया तो चार्ट ओपन हो जाता है। इसको ये एरोस पर क्लिक करके मैं इसको ऐसे मैक्सिमाइज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये इन्फी का डेटा देखिए, मैं इसको पूरा जूम आउट कर रहा हूँ, ये डेली चार्ट है, ये डेली चार्ट को पूरा जूम आउट कर रहा हूँ। तो मेरे पास इन्फोसिस का डेटा राइट फ्रॉम 2012 ऑनवर्ड्स है यहाँ पर, करेक्ट, 2012 ऑनवर्ड्स। इसको हम वीकली करते हैं तो वीकली में हमें और डेटा मिलता है, ओके। तो वीकली अगर हम कर रहे हैं तो हमें 1997 से, जब से शुरू हुआ है तब से लेके अब तक का डेटा हमें मिल रहा है। और डेली चार्ट में हमें यही डेटा 2012 से लेके अब तक पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर मिल रहा है, करेक्ट। तो अब ये डेटा है, अब ये डेटा में हर एक दिन का एक एक कैंडल बनता है, ओके। जैसे ये जो एक एक बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है वो हर एक दिन का एक एक कैंडल उसको बोलते हैं। अगर वो ऐसा ब्लू अगर लाइट ब्लू टाइप का कैंडल है तो इसका मतलब उस दिन उस कंपनी का प्राइस ऊपर था, ओके। और अगर वो रेड कैंडल बनता है तो इसका मतलब हुआ कि उस दिन उस कंपनी का प्राइस नीचे था, ओके। तो ये ग्रीन कैंडल पे अगर हम देखेंगे तो जहां पर ये बॉक्स स्टार्ट होता है उसको ओपन प्राइस बोलते हैं, जहां पर ये बॉक्स खत्म होता है उसको क्लोज प्राइस बोलते हैं। जो भी हाईएस्ट पीक होता है वो हाई प्राइस होता है और जो लोएस्ट पीक रहता है वो है उसका लो प्राइस। तो ऐसे करके 4 वैल्यूज हमें कैंडल्स के फॉर्म में मिलते हैं, ओके। आपको सिर्फ क्लोजिंग प्राइस देखना है तो आप यहाँ पर जाके इसको लाइन चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये लाइन चार्ट। तो अभी ये क्या है, हर दिन का क्लोजिंग प्राइस एक दूसरे को टच होके आ रहा है, ओके। तो ये है क्लोजिंग प्राइस का लाइन चार्ट फॉर्मेशन। अगर आपको कैंडल स्टिक्स में देखना है तो आप इसको कैंडल स्टिक्स में देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो अभी यही डेटा को हम स्टडी करते हैं इन बाय अप्लाइंग सम टेक्निकल इंडिकेटर्स। ये चार्ट के ऊपर हम कुछ लॉजिक्स अप्लाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ एडिंग सम स्टडीज ऑन इट, और उसके बेसिस पर हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये स्टॉक कहां तक जा सकता है, ओके। और इसी में हम एक 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 बेटर स्टॉप लॉस भी लगा के चलते हैं कि चलो ये लेवल जो है यहाँ तक मैं अपना रिस्क ले सकता हूँ, अगर इसके नीचे जाए तो मैं उसमें लॉस करके निकल जाऊंगा, और अगर वो स्टॉक मेरे फेवर में जा रहा है तो मैं उसको अपने फेवर में जाने दूंगा, राइट। तो ये टेक्निकल एनालिसिस है जहां पर हम चार्ट फॉर्म में हिस्टोरिकल डेटा को स्टडी करके कुछ स्ट्रेटेजी बनाते हैं एंट्री और एग्जिट्स की, और यहाँ पर हमें फैसिलिटी मिलती है कि हम स्टॉप लॉस भी लगा सके कि चलो भाई मैं इतना ही रिस्क ले सकता हूँ, तो मैं वो रिस्क पे अपना माल काट के निकल जाता हूँ, ओके। तो ओके, तो अभी तो हमने देखा है कि कोई भी फंडामेंटल एनालिस्ट दे आल्सो स्टडी टेक्निकल चार्ट्स, वो टेक्निकल चार्ट्स भी स्टडी करने लगे हैं सो दैट दे कैन पिक द स्टॉक एट अ राइट टाइम, ओके। मतलब उनको भी एक एंट्री लेने में ऐसे नहीं कि हमने आज जाके ये कंपनी से मिले, आज हमें पूरा रिपोर्ट बन गया इसके ऊपर तो चलो हम इसको अब बाय कर सकते हैं, तो वो ऐसा नहीं कि उसी दिन बाय कर लेंगे। दे ऑल्सो लुक आउट फॉर अ गुड लेवल जहां पर वो बाय कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर वो टेक्निकल चार्ट देखते हैं, राइट। तो जो बंदा फंडा टेक्निकल, ओके, फंडा टेक्नो मतलब फंडामेंटल भी देखता है और टेक्निकल्स भी देखता है और उसके हिसाब से कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाता है, he can form a very good strategy, okay। और जो बंदा प्योरली फंडामेंटल को देख के मतलब कर रहा है तो ठीक है, वो उसका एनालिसिस है, वो अपना एक तरीके से करता होगा।
और टेक्निकल बेसिस पे सिर्फ टेक्निकल के बेसिस पे भी हम ट्रेडिंग कॉल्स देख सकते हैं, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। ओके ऑलराइट, तो ये हो गई, मतलब ये इंफॉर्मेशन जो भी मैंने आपको दिया वो टेक्निकल एनालिसिस के था। ओके, अब यही चार्ट्स में हम इंडिकेटर्स में जाते हैं। जब इंडिकेटर्स में जाते हैं तो हमें मोर देन 100+ इंडिकेटर्स यहाँ पर मिलते हैं। कितने? मोर देन 100+ इंडिकेटर्स। तो अब ये इंडिकेटर्स क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, तो ये भी इंडिकेटर्स सारे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। जैसे कि कुछ इंडिकेटर आपके ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर के क्राइटेरिया में आएंगे, कुछ इंडिकेटर्स आपके ऑसिलेटर्स में आएंगे, कुछ इंडिकेटर आपके मोमेंटम इंडिकेटर्स में आएंगे। ओके, कुछ इंडिकेटर्स बैंड्स के कैटेगरी में आएंगे। तो ऐसे करके मतलब बहुत सारे इंडिकेटर्स है, कुछ इंडिकेटर्स स्विंग के इंडिकेटर्स में आएंगे। तो ये क्या है, ये अलग अलग मतलब कैटेगरीज है, तो जिसमें आपके सारे इंडिकेटर्स यानी स्टडीज डिवाइडेड होती हैं। ओके, हम अपने भी लेवल पर जाके अपना इंडिकेटर बना सकते हैं, आप अगर उस लेवल के एक्सपर्ट बन जाते हो तो। ओके, और ये सारे इंडिकेटर्स जो बनते हैं वो इसी प्राइस बेसिस पे बनते हैं। ये जो प्राइसेस आपको दिखाई दे रहा है, ओके, या तो ये कैंडल के क्लोज को कंसिडर करेंगे, या हाई को कंसिडर करेंगे, या लो को कंसिडर करेंगे, या ओपन को करेंगे, या कभी कभी वॉल्यूम जो इसके नीचे बनता है तो वॉल्यूम को भी कंसिडर करके वॉल्यूम इंडिकेटर्स भी बनते हैं। ओके, अब ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स में देखें तो कौन कौन से इंडिकेटर आपको मिलेंगे। आपको मूविंग एवरेजेस मिलते हैं, MACD मिलता है जिसका फुल नाम है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ओके, फिर MACD हिस्टोग्राम मिलता है, फिर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर मिलता है आपको, फिर वीवैप इंडिकेटर मिलता है, फिर पैराबोलिक सार इंडिकेटर मिलता है। ओके, पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स इंडिकेटर, तो एक्सेट्रा कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो प्राइस को फॉलो करते हैं, क्लोजिंग प्राइस को फॉलो करते हैं, और वो एक आपको ट्रेंड, एक स्मूथ ट्रेंड बना के बताते हैं, तो उसको हम लोग ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स बोलते हैं। ऑसिलेटर इंडिकेटर्स में जैसे हो गया आपका RSI, जो एक दो लेवल के बीच में घूमते हैं, 0 से 100 के बीच में ही घूमते हैं। ओके, RSI हो गया, फिर आपका स्टोचैस्टिक्स हो जाएगा। ओके, स्टोचैस्टिक्स में भी अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं, स्लो स्टोचैस्टिक, फास्ट स्टोचैस्टिक्स, ऐसे। फिर विलियम्स आर हो जाता है आपका, फिर आपका CCI इंडिकेटर, चैनल कमोडिटी इंडेक्स, ओके, एक्सेट्रा। तो ऐसे कुछ इंडिकेटर्स है जो ऑसिलेटर्स के कैटेगरी में आते हैं, जो एक दो लेवल के बीच में ऊपर नीचे होते रहते हैं। ओके, फिर मोमेंटम इंडिकेटर्स में ROC, रेट ऑफ चेंज आ जाता है। ओके, फिर आपका मतलब प्राइस ब्रेकआउट, ओके, प्राइस चैनल ब्रेकआउट। ओके, तो ऐसे कुछ मतलब आपके ये मोमेंटम इंडिकेटर्स में आते हैं। फिर बैंड्स इंडिकेटर्स में आपके बॉलिंजर बैंड्स आ जाएंगे। ओके, बॉलिंजर बैंड्स आ जाएंगे आपके, फिर केल्टनर चैनल आ जाएगा, केल्टनर चैनल बैंड्स, फिर डॉन्चन चैनल बैंड्स आ जाएगा, डॉन्चन चैनल। ओके, फिर ऐसे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको बताते हैं ऊपर और नीचे, और फिर ATR बैंड आ जाएगा आपका। ओके,
तो ऐसे कुछ बैंड इंडिकेटर्स भी होते हैं, और स्विंग इंडिकेटर्स में आपका जिगजैग इंडिकेटर आ जाएगा। तो ऐसे करके जो भी इंडिकेटर्स है वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, और वो अपने हिसाब से चलते हैं। ओके, वो उनका कैलकुलेशन ही अलग होता है, और वो उस कैलकुलेशन के बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ हाईलाइट करके बताते हैं। तो अभी इनको स्टडी करने के लिए आप एक वेबसाइट है stockcharts.com करके एक वेबसाइट है, आप यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको चार्ट स्कूल मिलता है ऊपर। ओके, तो इस चार्ट स्कूल में यहाँ पर एक टेक्निकल इंडिकेटर एंड ओवरलेस है, तो इसमें जाएंगे आप। ओके, तो आपको हर इंडिकेटर के ऊपर आपको सबसे पहले दिखाई देगा कि वो इंडिकेटर करता क्या है, इंट्रोडक्शन मिलेगा, किसने उसको बनाया, कैसे बनाया, क्या कैलकुलेशन है उसके पीछे बनाने के, कैलकुलेशन मिलता है आपको। फिर जब आप वो चार्ट पर लगाते हैं तो कौन कौन से लाइन को क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, फिर कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं, मतलब उस इंडिकेटर के बेसिस पे आप ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो वो स्टेप बाय स्टेप पूरा यहाँ पर गाइड रखा है। ओके, और कितने टाइप की स्ट्रेटेजीज, कैसे कैसे इंटरप्रिटेशन होते हैं उसके पीछे, और लास्ट में आपको कंक्लूजन मिलता है। तो हर इंडिकेटर के ऊपर पूरा डिटेल मेंशन ये चार्ट वेबसाइट पर दिया है। तो आप यहाँ पर जाके उसके ऊपर पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आई वुड वांट, इफ यू आर अ बिगिनर, मेरी आवाज आ रही है सबको? Can you all hear me properly, guys? Okay. Okay, so I would want कि आप लोग इस वेबसाइट पर जाकर हर इंडिकेटर के ऊपर वो कैसे बना है, जब उसको प्लॉट कर बाय सेल सिग्नल कैसे मिलता है, और उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं ट्रेड लेने के लिए। ओके, तो ये सारा इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करो, जो इंडिकेटर आपको अच्छा लगता है उसको आप नोट डाउन करो, और जाके उसको चार्ट पे प्लॉट करके देखो। ओके, प्लॉट पर देखो, और फिर पीछे पीछे डेटा के ऊपर जाके देखो कि कब कब आपको उसके ऊपर सिग्नल मिले हैं, कहाँ एंट्री मिला है, कहाँ एग्जिट मिला है, क्या वो सिग्नल अच्छा देता है कि नहीं देता है, और जब मार्केट में फॉल आता है तो क्या वो आपको जल्दी से निकाल देता है ट्रेड में से। तो ये सारा स्टडी आप अगर अपने लेवल पर करोगे तो आपको वो अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, एंड यू यू विल देन विल हैव मोर कॉन्फिडेंस कि अब मैं जाके ट्रेडिंग कर सकता हूँ। ओके, अभी शायद थोड़ा बहुत डर आपको रहेगा, अभी अभी आप उतने बेहतर तरीके से ट्रेड भी नहीं कर पाते होंगे। ओके, आप सोचते होंगे कि भाई कोई तो मिले लाइक जो अच्छा गाइड कर सके, जो अच्छे से आपको बता सके कि क्या है क्या नहीं है ये चीज, राइट, ताकि आप इस ट्रेडिंग के जर्नी में अच्छे से काम कर सको, राइट। तो यही चीज मैं बताना चाहता हूँ कि एज अ बिगनर, और अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे भी हैं, तो आप ये सारे इंडिकेटर्स को जाकर देखिए पहले कि वो कैसे अप्लाई होते हैं, कैसे उसमें आपको बाय सेल सिग्नल्स मिलते हैं। फिर जब ये सारे इंडिकेटर्स को आप स्टडी कर लोगे तो इसमें से आप 4-5 इंडिकेटर ऐसे चुनो जो इजी है और जो आपको अच्छे लगते हैं, जिसका लॉजिक आपको समझ में आ गया है, और उन 5 इंडिकेटर पे और आप और डीप में जाओ कि चलो अब ये 5 इंडिकेटर पे और डीप में स्टडी करते हैं, फिर उनको चार्ट पे अप्लाई करो। पूरा एक आध चार्ट में आप जाके देखो कितने सिग्नल्स मिले हैं उस इंडिकेटर के पीछे, वो सिग्नल कितने चले हैं, मतलब अगर आपको 100 सिग्नल मिले हैं तो 100 में से कितने प्रॉफिट वाले सिग्नल थे, कितने लॉस वाले सिग्नल थे, प्रॉफिट मिला तो कितना प्रॉफिट मिला, लॉस हुआ तो कितना लॉस हुआ, प्रॉफिट वर्सेस लॉस रेशियो कितना है। ओके, तो ये सारा चीजें जब आप इवेल्युएट करोगे हर इंडिकेटर के पीछे, तो उसमें भी आपको 1-2 इंडिकेटर ऐसे दिख के आएंगे जो आपको सबसे अच्छे लगेंगे।
और फिर आप वो इंडिकेटर के सहारे से अपने बना सकते हो। तो ये सारा चीज मैंने आपको इंडिकेटर के ऊपर बता दिया। अब मुझे जो पर्सनली अच्छे लगते हैं वो मोस्टली मेरे को एवरेजेस अच्छे लगते हैं। ओके, अभी अगर मैं एवरेजेस भी देखूं तो एवरेजेस में भी बहुत अलग अलग टाइप के एवरेजेस होते हैं, जैसे कि अडेप्टिव एवरेज हो गया, डबल मूविंग एवरेज हो गया, मॉडिफाइड हो गया, मल्टीपल हो गया, ट्रिपल हो गया, मूविंग एवरेज, चैनल हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया। तो बहुत अलग अलग टाइप के एवरेजेस हैं। तो इसी को बोलते हैं एवोल्यूशन। मतलब एवरेज तो पहले एक ही था अपना, पहले सिर्फ सिंपल मूविंग एवरेज था। जब ये टेक्निकल एनालिसिस एज अ न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, लेकिन वो मूविंग एवरेज को लोगों ने फिर चेंज करते गए, थोड़ा बहुत लाइक उसमें चेंजेस हुआ, और जो भी चेंजेस हुआ उसको उन्होंने अलग अलग नाम दे दिया। किसी को मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल बना दिया, किसी को वेटेड मूविंग एवरेज बना दिया, किसी को अडेप्टिव बना दिया। तो ये सारे एवरेजेस ही है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़े थोड़े अलग है सबके। तो ये सब में से मुझे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ज्यादा पसंद है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम 50 और 100, 50, 100 और 200 का अप्लाई करते हैं टू नो द शॉर्ट टर्म ट्रेंड एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ द स्टॉक। तो अगर मैं यहाँ पर लेंथ 50 ले लेता हूँ, मतलब ये 50 का एवरेज प्लॉट होगा, और कलर ले लेता हूँ ग्रीन कलर का, तो ये 50 का मूविंग एवरेज मैंने प्लॉट कर दिया। फिर इंडिकेटर्स में फिर से हम जाते हैं, एक्सपोनेंशियल लेते हैं, अब 100 का ले लेते हैं, इसको हम रेड कलर देते हैं। एक और मूविंग एवरेज प्लॉट करते हैं, एक्सपोनेंशियल, ये 200 का ले लेते हैं। तो ये देखिए 3 मूविंग एवरेज मैंने प्लॉट कर दिया है। ओके, अब 3 मूविंग एवरेज प्लॉट कर दिए हैं मैंने। तो अब इसको कैसे रीड किया जाए? रीड करने का तरीका ये है कि जब भी आपका जो प्राइस है, प्राइस जब आपका तीनों एवरेजेस के ऊपर आ जाए, तो हम उस टाइम पे वो स्टॉक में लॉन्ग करने के लिए सोचेंगे, मतलब बाय करेंगे। ओके, और तब तक वो ट्रेंड में बने रहेंगे, तब तक उस ट्रेंड में बने रहेंगे जब तक प्राइस मेरा तीनों एवरेजेस के नीचे नहीं आ जाता। तो ये जो रन अप हुआ, ये तो ऑलमोस्ट आपको डबल पैसा दे दिया। अभी फिर रिसेंटली क्या हो रहा है, इन्फोसिस में भी फिर ये प्राइसेस आपके तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर चले गए, राइट। तो अभी रेडी कैंडिडेट है इन्फोसिस बाय करने के लिए, फ्रेश, राइट। आप इसके पीछे डेटा पर भी जाके देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए प्राइसेस यहाँ पर तीनों एवरेजेस के ऊपर आए, आपने बाय किया, फिर आप यहाँ पर निकल गए, छोटा सा लॉस लग गया आपको, राइट। ओके, फिर प्राइसेस आपके यहाँ पर के ऊपर आए, आपने यहाँ पर लिया, आप आपको शायद यहाँ पर निकलना पड़ा रिजल्ट वगैरह के कारण, तो यहाँ पर भी आपको छोटा सा लॉस हो गया। ओके, जबकि काफी अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, लेकिन अगर मैं रूल के हिसाब से तो शायद मैं यहाँ पर निकल जाता। फिर आप ये देखिए, ये जो आपको यहाँ पर मिला है, ये आपको कितना अच्छा ट्रेड मिला है यहाँ तक का। ओके, फिर यहाँ पर जो है आप छोटे मोटे लॉस में निकलेंगे यहाँ पर। ओके, तो इसमें क्या होगा कि आपको जब ट्रेड मिलेगा, वो ट्रेड में आपको काफी अच्छा खासा रनअप मिलेगा, और जब लॉस होंगे आपको तो छोटे छोटे लॉस होंगे। ओके, तो हमारा बोलने का मतलब यही है कि हम जब प्रॉफिट करें तो प्रॉफिट में हम बड़ा प्रॉफिट लें, और जब हम लॉस करें तो वो लॉसेस छोटे हों, ताकि मेरा प्रॉफिट का रेशियो बड़ा हो और लॉस का रेशियो छोटा हो। ओके, तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो आपका नेट नेट जो रिजल्ट है वो प्रॉफिटेबल ही आएगा। ओके, आप किसी और स्टॉक को देख लीजिए, टीसीएस देख लेते हैं। ओके, टीसीएस में भी ये 2020 का रैली काफी अच्छा था, 2021 22 का। फिर ये देखिए आपको टीसीएस में पहले भी आपको यहाँ पर बाइंग मिला है, और उसने काफी अच्छा खासा रनअप दिया है आपको, राइट। ओके, यहाँ पर इसने बाय दिया, यहाँ पर निकाल दिया आपको, फिर यहाँ पर बाय दिया, यहाँ पर निकाल दिया छोटे लॉस में।
ओके, और जब जब मार्केट थोड़ा चॉपी रहता है तो आपको 3-4 ट्रेड मिल सकते हैं गलत गलत, तो ठीक है, मतलब वो तो होता ही है, दैट दैट वी कैन नॉट एलिमिनेट दिस काइंड ऑफ ट्रेड्स। तो पूरी तरह एलिमिनेट करना तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं सिर्फ 2 मूविंग एवरेजेस करता तो बहुत ज्यादा ही मेरे को गलत ट्रेड्स मिलते, तो इसके लिए हमने यहाँ पर 3 मूविंग एवरेजेस यूज किए हैं ताकि मुझे कम गलत ट्रेड्स मिले। ओके, तो पहले तो लोग सिर्फ एक ही मूविंग एवरेज यूज करते थे, लेकिन एक में ज्यादा गलत ट्रेड मिलने की वजह से उन्होंने 2 मूविंग एवरेज अप्लाई किया। फिर 2 में भी थोड़े ज्यादा मिल रहे थे तो उन्होंने 3 मूविंग एवरेज अप्लाई किया, तो उसमें उनको मालूम पड़ा कि 3 मूविंग एवरेज अप्लाई करना बेटर है अदर देन 1 और 2। ओके, तो ये है, ये एक एवरेजेस का मेथड है। फिर एक आरएसआई भी इंडिकेटर है जो हम यूज कर सकते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ओके, इसका लेवल जो 60-40 रहता है, हम इसको 70-30 रहता है, इसको हम 60-40 कर देते हैं। ओके, ठीक है, अभी 60-40 का जो लेवल है इसमें हम क्या करते हैं कि जब आरएसआई आपका 60 के ऊपर जाए, देखो यहाँ पर आपको आरएसआई का रीडिंग बताता है, वैसे मूविंग एवरेज का भी रीडिंग आपको यहाँ पर दिखता है, जो भी बार पर आप लेके जा रहे हैं ना आपको रीडिंग यहाँ पर दिखता है। तो आरएसआई जब 60 के ऊपर जाए तब वो एक बाय इंडिकेशन है, और जब वो बाय इंडिकेशन देता है तो तब तक उस ट्रेड में बने रहिए जब तक वो 40 के नीचे ना आ जाए। तो आरएसआई 60 के ऊपर यहाँ गया, हमने यहाँ बाय कर लिया। अब 40 के नीचे कब आया, वो यहाँ पर नहीं आया, 40 के नीचे थोड़ा सा बच गया, राइट, 40.03 था। फिर आगे चले गए हम, यहाँ पर 40 के नीचे आ गया, तो जो ट्रेड हमने यहाँ पर लिया हमें वो यहाँ पर निकलना पड़ा एज पर द रूल। ओके, फिर हमने ट्रेड यहाँ पर लिया जब वो 60 के ऊपर गया यहाँ पर, और हमें यहाँ पर जब वो 40 के नीचे आया तो हमें निकलना पड़ा इस बार पे, राइट, 40 के नीचे यहाँ पर आया तो हमें निकलना पड़ा। ठीक है, ये छोटा सा लॉस हो गया यहाँ पर। तो ऐसे करके जब हम ट्रेड लेते हैं, यहाँ पर भी एक ट्रेड मिला अच्छा खासा में, जब यहाँ पर 60 के ऊपर गया और ये 60 के ऊपर जाना, फिर हमें आके वो यहाँ पर निकालता है, तो इसमें भी प्रॉफिट हो गया हमें। तो ऐसे करके जब हम 60-40 मेथड आरएसआई अप्लाई करते हैं, और उसको आप मूविंग एवरेज के साथ जोड़ भी सकते हैं, इसके साथ साथ आप वॉल्यूम इंडिकेटर भी जोड़ सकते हैं। तो ऐसे करके 3-4 इंडिकेटर को लगा के एक प्रॉपर सेटअप बन सकता है, जहां पर आपको एक अच्छा एंट्री और अच्छा एग्जिट मिलता है। ऑलराइट, तो ये सारे मेथड्स हैं टेक्निकल एनालिसिस में, जिसे हम थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं, और एक्सप्लोर करने से ही आपको एक ऐसा टूल मिल सकता है जो हम अपने प्रैक्टिकल ट्रेडिंग के लिए इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। या so that's it guys from my side on this topic. Now I will open up for question answers round. If you have any questions on this, do let me know in the chat box. I will help you answer them. Which one is used for swing trading? How to use them? देखिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप एक जिगजैग इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, जिगजैग इंडिकेटर है इसमें, और उसके अंदर हम अगेन लाइक ब्रेकआउट पे ज्यादा देखते हैं। ओके, स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि जैसे कि हम इंडिकेटर्स में जाके चलो जिगजैग इंडिकेटर लगा लेते हैं, तो ये दिखाता है कि आपको कितने डिविएशन पे, चलो 5% के डिविएशन पे हम लोग ये जिगजैग इंडिकेटर प्लॉट करते हैं। ओके, तो अब इसमें क्या है, इसमें हम लोग देखते हैं कि चलो मैंने ये ड्रॉ किया जिगजैग इंडिकेटर, तो इसमें आपको अगर टॉप्स जो बन रहे हैं, टॉप्स अगर ऊपर ऊपर बन रहे हैं तो इसका मतलब स्टॉक आपका पॉजिटिव है, और अगर बॉटम्स ऊपर ऊपर बन रहे हैं तो भी स्टॉक पॉजिटिव है। तो जब आपको इस तरीके का पैटर्न मिले जहां पर टॉप्स आपका ऊपर ऊपर बन रहा है और बॉटम्स भी आपका ऊपर ऊपर बन रहा है, तो वहां पर आप एक
अपॉर्चुनिटी देखी कहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। तो जैसे कि मैंने ये टॉप देखा, दोनों ऊपर के बने, ये बॉटम देखा, ये बॉटम देखा, दोनों ऊपर के बने। फिर ये बॉटम बनने के बाद मतलब यहाँ तक मेरे पास दो हायर टॉप्स थे और दो हायर बॉटम्स भी थे। उसके बाद फिर मैंने RSI इंडिकेट जहां पर देखा कि चलो RSI 60 के ऊपर जाए तब मैं एंट्री ले लूंगा। तो आपने यहाँ पर जाके एंट्री ले ली जब RSI 60 के ऊपर गया। ओके, अब उसके बाद जब जब हायर टॉप्स बनता जा रहा है और हायर बॉटम्स बनता जा रहा है, आप सिर्फ अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। तो आपने अगर एंट्री यहाँ पर ली, आपका स्टॉप लॉस यहाँ बन जाएगा। फिर प्राइसेस ऊपर जाके नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो आप स्टॉप लॉस अभी यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। फिर ऊपर गया प्राइसेस, फिर नीचे आके फिर ऊपर गया, अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर यहाँ पे शिफ्ट हो गया, फिर यहाँ पे शिफ्ट हो गया और यहाँ पे आके आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर आपने देखा कि ये टॉप बना, हायर टॉप्स बने, हायर बॉटम्स भी बने। फिर आपने देखा RSI 60 के ऊपर यहाँ पर गया, एंट्री ले ली, आपका स्टॉप लॉस ये बन गया। आपने एंट्री ली यहाँ पर, प्राइसेस ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया। ओके, अब यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बचा तो बचा, फिर ये ऊपर गया, फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ गया, फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ गया, फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया और यहाँ पर आके आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मतलब ये ट्रेलिंग का मेथड है जहां पर आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं और जिगजैग इंडिकेटर के सहारे आप स्विंग ट्रेडिंग का देख सकते हैं। सर, मूविंग एवरेज का लेंथ कैसे डिसाइड करें? देखिए, मूविंग एवरेज का लेंथ ये टोटली अपने ऊपर होता है। आप अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो ज्यादा टाइम के लिए, लाइक फॉर 6 मंथ्स, 9 मंथ्स और फॉर अ ईयर, तो आप ये 50, 100 और 200 का यूज कर सकते हो। अगर आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो जहां पर आप 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने के लिए ही ट्रेड चाहिए आपको, तो आप उसी को छोटा कर सकते हो, एवरेजेस को। आप 10, 20 और 30 का एवरेज यूज कर सकते हो। अगर आप उसको और और छोटे टाइम फ्रेम के लिए आप ट्रेड करते हो, सिर्फ 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, तो उसको और छोटा कर सकते हो। फिर आप और छोटा चाहिए तो आप इंट्राडे में मूव कर सकते हो। तो इट विल ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो कैसा है। प्लीज शो हाउ टू सेट RSI। क्योंकि RSI सेट करने के लिए इंडिकेटर्स में गए, यहाँ पर हमने RSI लिया। ओके, इनपुट इसका 14 आता, बाय डिफॉल्ट स्टाइल में गए, स्टाइल में ये 70 और 30 को अगर चेंज करना है तो हम 60, 40 करके इसको कर सकते हैं। और फिर कलर चेंजेस करना तो यहाँ से कर सकते हो और सीधा ओके कर सकते हैं। तो ये प्लॉट है अपना। सर, MA क्या क्या थे? हमारा एक मूविंग एवरेज 50 का है एक्सपोनेंशियल, दूसरा मूविंग एवरेज 100 का है और तीसरा मूविंग एवरेज 200 का है। So sometimes RSI is above 60 but MACD is below 20, so what to do in that point? देखिए, ये आपको ढूंढना है और एक स्पेसिफिक रूल्स आपको बना लेना है अपने लिए। ओके, तो समटाइम्स मतलब क्या ये हर बार होता है क्या? हर बार तो नहीं होता होगा। आपने लिखा है समटाइम्स, तो वो समटाइम्स मतलब क्या? आउट ऑफ 100 ट्रेड्स अगर सिर्फ 10 बार ऐसे हो रहा है तो यू कैन नॉट अवॉइड इट, वो तो होगा ही होगा। लेकिन आउट ऑफ 100 टाइम्स अगर 80 टाइम्स वैसे हो रहा है तो there is something wrong, you will have to change that method. Okay, so you have to analyze at least 100 trades in one stock and then come to this kind of a conclusion. How to use EMA for option trading and which time frame is best? Option trading के लिए आप 5 मिनट टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं और 5 मिनट पे अगेन आप ये 50, 100, 200 का यूज कर सकते हैं। How to predict gap up or gap down for tomorrow? देखिए, उसके लिए फिर वॉल्यूम को स्टडी करना हमने देखा कि बेटर होता है। अगर करंट बार पे वॉल्यूम काफी अच्छा खासा है, इफ इट इज मोर देन 2 times of last 20 bars एवरेज वॉल्यूम, देन वी कैन कंसिडर कि कौन से डायरेक्शन में प्राइस मूव हुआ है। अगर प्राइस ऊपर मूव
हुआ है और वॉल्यूम भी अच्छा खासा है तो नेक्स्ट डे गैप अप हो सकता है। अगर प्राइस नीचे की तरफ मूव हुआ है और अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ है तो नेक्स्ट डे गैप डाउन हो सकता है, तो वो एक तरीका हो सकता है। इंडिकेटर फॉर इंट्राडे सर सेम मूविंग एवरेज वी कैन अप्लाई, पर आई हैव गिवन यू अ चॉइस, आप खुद स्टडी कीजिए एंड यू कैन फाइंड आउट समथिंग बेटर। Does RSI work for bank Nifty and Nifty also? Yes, it does. बट आप अपने लेवल पर उसको एक बार बैक टेस्ट करके देख सकते हैं ताकि आपको अपने आप में वो कॉन्फिडेंस मिले। Which indicator is good for intraday? Sir, I find moving averages to be better one. You can try that out. टाइम क्या होना चाहिए? इंट्राडे में अगर 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम रखे तो बेटर होता है। What is open interest? Open interest is like a volume in cash. मतलब ये होता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में ट्रेडर्स ने ट्रेड करके अपने अकाउंट में रखा है, तो वो ओपन पोजीशन है। ओपन इंटरेस्ट इज नथिंग बट दी ओपन पोजीशंस इन दैट कॉन्ट्रैक्ट। Which combination of tool is used for intraday trading in Nifty? सर मुझे तो मूविंग एवरेजेस बेटर लगता है। जो मैंने मूविंग एवरेजेस बताया वो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यूज करके देख सकते हैं। ओके और अदरवाइज मैंने बोला है कि लिस्ट ऑफ इंडिकेटर्स तो आपको दिए हैं, आप खुद भी एक्सप्लोर करके उससे अच्छा कुछ ढूंढ सकते हैं। हाउ टू कैप्चर मोमेंटम इन इंट्राडे? देखिए मोमेंटम पकड़ना है तो अगेन एक ब्रेकआउट्स देख सकते हैं कि लास्ट 10 बार का या 20 बार का हाई टूटा है कि नहीं। अगर हाई टूट गया है लास्ट 10-20 बार का, साथ साथ में उसी बार पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा हुआ है, तो वो एक मोमेंटम कैप्चर करने के लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है। So today I sell AB Capital on this level, so please guide, am I right or I have to change? देखिए I would suggest कि आप अपने लेवल पर डिसीजन लेने में सक्षम हो जाओ। You should become an independent trader. ट्रेड्स रॉन्ग होंगे कुछ, ओके, तो उससे हमको डरना नहीं है। अगर आपने पूरी तरीके से स्टडी किया हुआ है और आपको पता है कि 100 में से 40 ट्रेड रॉन्ग होते हैं, so this one wrong trade can be a part of it. Okay, then you don't need to worry about it. Okay, और किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं है आपको ये सब चीज, लेकिन वो एफर्ट्स आपको एक बार अपने तरफ से लगाना पड़ेगा so that you become independent, okay, in taking decisions like बाय करना है कि सेल करना है। तो जैसे एबी कैपिटल देखें तो ठीक है, मतलब ये 1-2 दिन से वीक चल रहा है, लेकिन आरएसआई देखिए इसका, आरएसआई इसका 60 के ऊपर है, स्विंग भी ऊपर ही चल रहा है, तो ओवरऑल इसका ट्रेंड तो पॉजिटिव है। EMA क्रॉस फॉर ट्रेडिंग, यस यू कैन। व्हाट इज द सेटिंग फॉर मूविंग एवरेज इन इंट्राडे? सर सेम 50, 100 और 200 का यूज कर सकते हैं। Where to check which new company is coming in the stock market? देखिए जब भी कुछ न्यू कंपनी आता है तो वो हम अपने सॉफ्टवेयर में ऐड कर ही देते हैं, वो आ ही जाता है। अब वो आईपीओ से ही आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक नया आया है। Tell us about Bollinger Band. देखिए बॉलिंजर बैंड भी एक इंडिकेटर है जो हमें ब्रेकआउट लेने में थोड़ा हेल्प करता है। अब जैसे ये बॉलिंजर बैंड जो है अगर नैरो रेंज में है, ओके, और फिर ऐसे ब्रेकआउट, जैसे देखो यहाँ पर नैरो रेंज में था और फिर यहाँ पर प्राइस ने तोड़ दिया अपर बैंड को, और जब अपर बैंड को तोड़ देता है तो वो ये वाले रेंज में, मतलब ये जो इसका रेंज है बॉलिंजर बैंड का ऊपर वाला, वो रेंज में चलता है, और वो रेंज से जैसे नीचे आ गया तो वो हमें निकलने के लिए बोल देता है। Sir, is it okay to use RSI in intraday Nifty with 5 minutes moving average? Yes, you can.
सर हाउ टू पुट कैलकुलेटेड एसएल इन ऑप्शन बाइंग. सर ऑप्शंस के ऊपर हम अलग से सेशन लेते हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट इफ यू कैन अटेंड दैट टू गेट टू नो मोर अबाउट ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, और उस टाइम पे वी कैन टेक दिस अप. I put SL of 104.50, sir, that hit, so I sell. Okay, it's okay. I mean, अगर आपने SL को follow किया है, it is good. So at least you should appreciate yourself कि आप SL को follow कर रहे हैं. How to check quality of IPO? देखिए वो क्वालिटी ऑफ IPO जब उसका IPO निकलता है तो उसका फंडामेंटल्स रिपोर्ट पूरा हमें मिलता ही है उसके साथ. तो if you can understand that report, you can read it and understand the fundamentals of the company, और उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं. ओके, सेकेंडली हम IPOs के ऊपर वीडियोस भी लेके आते हैं, वो भी आप देख सकते हैं. हाउ टू फाइंड डे ट्रेडिंग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट. यहाँ पर ये कुछ पाइवट पॉइंट का इंडिकेटर हमने दिया है यहाँ पर. ओके, तो जब आप इसको लगाते हो तो आपको एक लेवल्स मिलता है कि कौन सा उसका सपोर्ट हो सकता है, कौन सा रेजिस्टेंस हो सकता है, ऐसे. तो ये इसके थ्रू आप देख सकते हो. Intraday using RSI, when to buy and when to sell. If RSI is above 60, that is there is a time you can look to buy, and when it goes below 40, that is the time you can look to sell it. Okay. Fibonacci. देखो कुछ टूल्स वगैरह यूज करना है तो ये एरो जो यहाँ पर दिख रहा है, हम इसे यूज कर सकते हैं. एरो पे क्लिक करके फिबोनाची के लिए हम इसमें जाते हैं अपना ट्रेंड लाइन में. नॉट इन द ट्रेंड लाइन, वी गो इन ये पिच फोक में जाते हैं, जिसको एंट्री पिच फोक बोलते हैं. तो यहाँ पर हमें एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट मिलता है. अब व्हाट इज फिबोनाची रिट्रेसमेंट? की आपको दिख रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक नीचे गया है. अब यहाँ से दिख रहा है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो कितना ऊपर तक जा सकता है स्टॉक, वो हमें मालूम पड़ता है. तो आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लीजिए, ये टॉप को कनेक्ट कीजिए, ये बॉटम को कनेक्ट कीजिए, और आपको ये लेवल्स मिल जाता है कि अब जब स्टॉक ऊपर जाएगा तो ये 50% का लेवल जो है यहाँ तक ऊपर जा सकता है. तो ये जो लेवल है आपका, ये 50% का लेवल, तो ऑलमोस्ट प्राइस वहां तक आया है. Can we make money in OTM? Sir, we'll take this session. I mean, option strategies के ऊपर हम सेशन लेते हैं, तो आप उसे अटेंड कीजिए, तो you will get better knowledge out there. Alright guys, so we'll conclude this session, and just to let you all know कि हम इस तरीके के वेबिनार्स काफी करते रहते हैं, तो आप उन्हें अटेंड कीजिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर, और आपकी ट्रेडिंग स्किल्स बढ़ सके. Yeah? So thank you very much guys.